नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 री एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट 1 में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी का है। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद बताइए। आपको यहाँ पर एक नियम याद रखना है। सबसे पहले इसका संधि विच्छेद देख लीजिए। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन शास्त्र, और यहाँ पर हलंत है। जब भी किसी वर्ड में हलंत लग जाता है तो वह शुद्ध रूप से व्यंजन बन जाता है। जैसे ये क आपका एक वर्ड हो गया, अगर हमने यहाँ पर हलंत लगा दिया तो ये आपका शुद्ध व्यंजन बन गया। अब इस व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हम क्या करते हैं, स्वर की सहायता लेते हैं। तो क के नीचे हलंत और प्लस अ, ये बन जाएगा आपका शुद्ध रूप से क वर्ड। तो ये सत है, त के नीचे हलंत है और यहाँ पर शास्त्र है। आपको ध्यान ये देना है कि जब भी त और तालव्य स का योग बने उस स्थिति में त आपका चेंज हो जाएगा आधा च में, और स आपका बदल जाएगा छ में। यानी ये चीज़ आपका ठीक है। तो ये नियम आपको याद रखना है। ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। संधियाँ कुल 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में नियम होते हैं, उनके प्रकार नहीं होते हैं, जबकि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। हर क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे आपको बताते चलेंगे, आगे भी उसको रिवाइज करते चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं पहला वाला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसके बाद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर है। अर्थ के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर के रूपांतरित हो जाते हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के शब्दों को ज्यों का त्यों जब हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं तो उसको तत्सम शब्द कहते हैं। कुछ जो स्थानीय या लोकल जो आप देखेंगे ऐसे शब्द आकर के भाषा में जुड़ जाते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। जो विदेशी भाषाओं से शब्द हिंदी में आ गए हैं उनको विदेशज शब्द कहते हैं। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल 4 भेद होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गौ का बहुवचन बताइए। तो ध्यान आपको ये देना है, गौ का बहुवचन क्या हो जाएगा? गौवें। ध्यान दीजिएगा, अ को छोड़ करके जो स्वर अ है उसको छोड़ करके ज़्यादातर आपको जो स्वर देखने को मिलेंगे आ, ई, बड़ी ई, ऊ, ए, यानी जहाँ पर आपको अनुस्वार लगाना होगा। तो कहाँ पर अंग लगेगा और कहाँ पर चंद्रबिंदी लगेगा, ये नियम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमें लिखना है सन्यासी। सन्यासी कैसे लिखेंगे? स लिखेंगे, श के ऊपर बिंदी देंगे, फिर यहाँ पर आधा न, फिर या, फिर सी। मान लीजिए हमें यहाँ पर लिखना है बांध। बांध कैसे लिखेंगे हम? चंद्रबिंदी देंगे यहाँ पर। गूंगा लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर चंद्रबिंदी दे देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन्हें, क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द ये क्वेश्चन आपके कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आना ही आना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेंगे, बस आप सभी का सपोर्ट मिलता रहे। हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों का सेट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, आपके एग्जाम में आने की जिनकी संभावना ज़्यादा हो, और पूरा आपका सिलेबस पूरा टॉपिक आपका कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा को तैयार करने व प्रकाशित करने का दायित्व किसका होता है? जब यूनियन बजट, केंद्रीय बजट जिस दिन पेश होना होता है तो उसके एक दिन पहले आप देखेंगे आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा, और इनके द्वारा ही तैयार भी किया जाता है आर्थिक समीक्षा को। अगला क्वेश्चन देखिए, रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। यहाँ पर एक शब्द आपको दिया गया है इंग्लिश का, सीनेटर, और इसमें पूछा गया है कि इसमें ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे
आप ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि आप सभी ने इसका आंसर भी कर लिया हो। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यस के बाद अगर पढ़ना शुरू करेंगे अगर आगे आप, तो यस के बाद क्या आता है, TUVWXYZ। तो कुछ भी आपको मैच नहीं हुआ, जो अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश का, उससे मैच होना चाहिए। ई से अगर आप पढ़ेंगे तो ई के बाद F, फिर G आता है, H आता है, G आता है, GHI आता है, फिर J आता है, ये भी मैच नहीं किया आपका। फिर अगर आप पढ़ेंगे यन से, यन के बाद क्या आता है, OPQR, यहाँ पर देखिए मैच कर गया। अगर आप अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, ABCD पढ़ेंगे, तो उसमें यन के बाद और आर के बीच में कुल कितने वर्ड होंगे, यन के बाद OPQ कुल 3 वर्ड होंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी यन के बाद और आर के बीच में 3 वर्ड हैं। तो यही प्रश्न में आपसे पूछा गया है। एक तो ये मिल गया हमें। इसके बाद बात देखिए, आप ए से पढ़ेंगे तो ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, नहीं मिला। टी के बाद पढ़िए, टी के बाद यू और बी, ये भी नहीं मिला। ओ के बाद पढ़िए, MNO के बाद पी आता है, फिर क्यू, फिर आर, ये भी आपका नहीं मिला। अब हम लोग राइट साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे। इस साइड से देखिए आप, PQR के बाद ST, ठीक है। अगर आप अल्फ़ाबेट में पढ़ेंगे ABCD, फिर O के बाद, माफ़ी चाहूँगा, R के बाद क्या मिलता है, यस मिलता है, फिर T मिलता है। तो R और T के बीच में एक यहाँ पर वर्ड है, यहाँ पर भी देखेंगे तो R और T के बीच में एक वर्ड है। तो प्रश्न के अनुसार एक दूसरा कम्बिनेशन आपको मिल गया। इसी तरह से आगे भी आप सभी को पढ़ लेंगे तो यहाँ पर केवल 2 ही कम्बिनेशन मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर लेंगे। अगर आप पहले से अगर आपको आता रहा होगा तो आपका एक बार रिवीजन हो गया और इसमें कोई भी गलती आपको नहीं करना है एग्जाम में। राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। जो टेनिस के जो 4 प्रतियोगिताएं हर साल होती हैं, एक सीरियल क्रम में होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद US। ये 4 इसी क्रम से होते हैं प्रत्येक वर्ष। लगभग फरवरी के आसपास आपका ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद फिर इसी तरह से आगे फ्रेंच। किस तरह के मैदान पर होते हैं, कौन इसमें पुरुष एकल वर्ग विजेता, पुरुष महिला और महिला एकल वर्ग विजेता, ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्ग का जो खिताब है नोवाक जोकोविच ने जीता है। क्वेश्चन 8 देखिए, उत्तर प्रदेश में सब्जी निर्यातक जोन, सब्जी अनुसंधान संस्थान भी वाराणसी जिले में है उत्तर प्रदेश के, और सब्जी निर्यातक जोन के रूप में भी वाराणसी शहर को विकसित किया जा रहा है। सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक के मैसूर जिले में नई बाघ गणना की रिपोर्ट जारी की गई है। राज्यवार रिपोर्ट अभी आई नहीं है, हम जिस दिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं आज की डेट में, तो राज्यवार रिपोर्ट आने के बाद वो भी रिपोर्ट आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो बाघ गणना है अगर आप देखेंगे तो इसमें 200 की वृद्धि हुई है 2018 में। ये प्रत्येक 4 वर्ष पे बाघ गणना होती है, ये भी आपको याद रखना है। प्रत्येक 4 वर्ष पे बाघ गणना की जाती है। 18 में गणना की गई थी, अब 22 की गणना की गई है। 22 की जो रिपोर्ट है 23 में प्रकाशित हुई है। तो 2018 से लेकर के 2022 तक 200 की वृद्धि हुई। मतलब 2018 में कितने बाघ थे भारत में, कुल 2967। अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, 3167। और आपको याद रखना है कि इसी मैसूर में, इसी कार्यक्रम में, बाघ गणना की रिपोर्ट प्रकाशित करने के इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, कुल 8 प्रजातियां हैं बिग कैट्स की, 7 या 8, थोड़ा सा इसको हम कंफर्म कर लेंगे जल्दी, जिसमें आपका बाघ हो गए, चीता, जगुआर, तेंदुआ, शेर, प्यूमा हो गया, आपका हिम तेंदुआ हो गया, ठीक है। तो ये सभी आपके बिग कैट्स में आते हैं। तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है, भारत देश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ये भी आपको याद रखना है। और विश्व भर में कुल बाघों की संख्या कितनी है, 3890, जिसमें से 3/4 बाघ लगभग यानी 3167 बाघ अकेले भारत में है। शेष 1/4 बाघ पूरे विश्व में जिन जिन देशों में पाए जाते होंगे। और ये जो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की गई है, इसमें भी वे देश शामिल होंगे इस अलायंस में, इस संगठन में, समूह में, जहाँ पर बाघ पाए जाते होंगे, जहाँ पर बाघों को लेकर के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे गुजरात के गिर में
जो एशियाई शेर है, केवल भारत में पाए जाते हैं एशियाई शेर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। क्षेत्रीय भी होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या वर्तमान में कुल 6 है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो चुकी है। 3 जो पहले राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे उनको बाहर कर दिया गया है राष्ट्रीय राजनीतिक श्रेणी से। वे कौन कौन सी पार्टी है, थोड़ा सा उनका भी नाम आप जान लीजिए। एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा आपका तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी है, और एक पार्टी आपका और है सीपीएम करके है एक, थोड़ा सा उसको देख लेंगे। 3 पार्टियों को बाहर किया गया है राष्ट्रीय राजनीतिक श्रेणी से, दल की श्रेणी से। एक देखिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, वो अभी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। नेशनल पीपुल्स पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये सभी आपके आम आदमी पार्टी सहित कुल 6 पार्टी आपकी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अंतर्गत हैं। बाकी के जो शेष पार्टियाँ होंगी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियाँ होंगी। यहाँ पर देखिए देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है, किस राज्य में? अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत पश्चिमी बंगाल राज्य में। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? हावड़ा से कोलकाता के बीच में। और आप सभी जानते हैं कि यहीं पर हुगली नदी के ऊपर हावड़ा ब्रिज भी है, बना हुआ है। और इसी हावड़ा ब्रिज के नीचे ये नदी हो गई आपकी, हुगली नदी हो गई, इसके नीचे सुरंग बनाया गया है। इस तरह से इसके नीचे सुरंग बनाया गया है और इस सुरंग में मेट्रो ट्रेन चलेगी, मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई है। और ये जो सुरंग है आप देखेंगे तो उसकी पूरी दीवार कितनी मोटी बनाई गई, ये सब चीज़ें आपसे पूछेगा नहीं, थोड़ा सा बस आपके जानने के लिए केवल। ये अब तक की जो है अपने देश की सबसे गहराई में स्थित अगर मेट्रो स्टेशन पूछेगा, या फिर मेट्रो सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है, या फिर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुछ उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जियोग्राफिकल टैग प्राप्त हुआ है, जिसमें आप देखेंगे बनारस का बनारसी पान, बनारस का लंगड़ा आम, बनारस का भंटा बैगन जिसको कह लीजिए आप, बांदा जिले का सजर स्टोन से कई प्रकार के आभूषण या फिर और जो है कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। सजर स्टोन जो है बांदा जिले में केन नदी में पाया जाता है, केन नदी प्रवाहित होती है बांदा जिले में, केन नदी में सजर स्टोन, सजर पत्थर पाया जाता है, इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग मिलने से होता क्या है कि उन उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्राप्त होने लगता है। ये रजिस्ट्रेशन 10 वर्ष के लिए होता है, जीआई टैग का जो रजिस्ट्रेशन होता है 10 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो एक संवैधानिक बाध्यता होती है उत्तरदायी होने के लिए। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो निम्न सदन है, संसद का निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष पे भंग होती है, फिर चुनाव होते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, उनके प्रत्येक 1/3 सदस्य जिनका कार्यकाल समाप्त होता है फिर उनका वापस से चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 का 3, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला ओडीओपी मॉल कहाँ खुलेगा? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, कहाँ पर खुलेगा? उत्तर प्रदेश का पहला है ओडीओपी मॉल, और ये प्रत्येक जिले में खोले जाएंगे लगभग। तो वाराणसी शहर में, वाराणसी जिले में उत्तर प्रदेश का पहला ओडीओपी मॉल खुलेगा। अब हम लोग यहाँ पर हिंदी के कुछ वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों को देखेंगे, और ये जितने भी शब्द हैं आपके एक एक क्वेश्चन के बराबर हैं। यहाँ से 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन बन जाएं वो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं। ध्यान से देखिएगा, अहल्या इस प्रकार से लिखते हैं। अब आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ देगा लिख करके, तो आप गलत मत करिएगा, ठीक है। विरहड़ी, इसमें कुछ मात्रा छोटी ई की बड़ी की जगह बड़ी ई की जगह छोटी ई कर देगा, या फिर ऐसे लिख करके आ जाएगा विरहड़ी, इस तरह कुछ ना कुछ परिवर्तन करके आपको देगा। तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से लिखा गया है। साँझ,
ऊपर चंद्रबिंदी है, बांध ऊपर चंद्रबिंदी है, नरम गरम ये अशुद्ध होता है, ठीक है। संग्रहित ये शुद्ध है और ये अशुद्ध होता है इस तरह से। संपृक्त ये सही देखिए है बिल्कुल। क्लेश ये बड़ा वाला स आता है, यहाँ पर छोटा सा यानी दंत्य स, इसको क्या बोलते हैं तालव्य स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं मूर्धन्य स बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये सभी। तो यहाँ पर बड़ा वाला स या तालव्य स कहिए, ये ज़्यादा शुद्ध होता है बोलना। मुमूर्षु यहाँ पर देखिए मूर्धन्य वाला स आता है, पहले छोटा ऊ फिर म पे बड़ा ऊ फिर वापस से स पे मूर्धन्य स पे छोटा ऊ है। विषण ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। याज्ञवल्क्य ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। सदृश ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। कभी आपसे ऐसे पूछ देगा सदृश्य ऐसे करके दे देगा, ये गलत हो जाएगा। हिरण्यकशिपु वाल्मीकि आपको ऐसे दे देगा, पहले छोटी है बाद में बड़ी, ये गलत होता है। कुछ और शब्द देख लीजिए यहाँ पर। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, 2 बार आधा ज है। प्रज्वलित 1 बार आधा ज, ऐसे इसको नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखें, ठीक है। ऐसे ये गलत होता है लिखने का तरीका, ये सही है। तो आधा ज फिर यहाँ पर पूरा ज, फिर यहाँ पर व, फिर यहाँ पर ल पे छोटी की मात्रा त, ये हो गया प्रज्वलित, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम पूरी मेहनत करेंगे आप सभी के लिए कि हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों का अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हमारे चैनल से हो। पूरी कोशिश करेंगे और जितने भी अच्छे प्रश्नों का संकलन हम आपके लिए लेकर के आ पाएंगे, और जितना भी अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट करा पाएंगे उतनी पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। PDF भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये 1 लाइनर की प्रैक्टिस सेट है, आगे आपको MCQ टाइप की भी प्रैक्टिस सेट करा देंगे, मैराथन क्लास भी करा देंगे एग्जाम से पहले। तो आज के सेशन में फ़िलहाल में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।